नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है और उनसे अपने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के गोपेश्वर, चमोली और कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय छात्रों और नौजवानों को इन कार्यालयों के खुलने से बड़ी सुविधा होगी और उनका समय और धन दोनों बचेगा, जिस पर विदेश मंत्री ने सकारात्मक रूप से निवेदन पर सहमति जताई है और आशा है कि जल्द ही इन कार्यालयों के खुलने की खुशखबरी मिलेगी। और यूपी से बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2024-25 और केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 2024-25 पर चर्चा की। आपको सुनाते हैं क्या कुछ ये चर्चा हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता सदन जेपी नड्डा जी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे पार्टी की ओर से विचार रखने का अनुमति दिया। महोदय, हम लोग जब किसी विषय पर बोलना शुरू करते हैं वित्त के बारे में, तो हमारे सामने दो बिंब होते हैं। एक बिंब होता है भारत का, वो भारत जिसे हम अपनी मां मानते हैं। हमारे शास्त्र जिसके बारे में कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यामा। हजारों साल पहले जिसके बारे में लिखा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्तैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में ये जो देश है, इसे भारत कहते हैं और हम भारत के पुत्र हैं, भारत के बच्चे हैं और इसलिए भारतीय कहे जाते हैं। दूसरा बिंब होता है हमारे प्रधानमंत्री का। 26 मई 2014 को जब उन्होंने पहली बार शपथ लिया, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं दुनिया की अकेली शख्सियत स्वर्गीय नेहरू जी के पास, जिन्होंने तीसरी बार शपथ लेने का काम लगातार सफलता के साथ किया। माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी जब शपथ ले रहे थे तो दो प्रकार की शपथ ले रहे थे। एक संवैधानिक शपथ जो इस देश के महामहिम से राष्ट्रपति दिलवा रहे थे, एक दूसरी भी शपथ उसी समय वो ले रहे थे। मैं अगर प्रधानमंत्री बना हूं तो मेरे काम करने की दृष्टि क्या होगी, मेरी आर्थिक नीतियां क्या होंगी। और वह शपथ उन्हें नरेंद्र नाम का एक दूसरा नौजवान दिला रहा था। नाम था नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद। विवेकानंद बोल रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री में मन में ही उनके शब्दों को दोहरा रहे थे। प्रधानमंत्री कह रहे थे, मैं नहीं भूलूंगा कि मेरा विवाह, कि मेरी संपत्ति, कि मेरा जीवन मेरे व्यक्तिगत भोग विलास के लिए या इंद्रिय सुखों के लिए हुआ है, मेरे व्यक्तिगत सुख के लिए हुआ है। मैं नहीं भूलूंगा कि मेरा यह समाज उस विराट महामाया की एक छाया मात्र है। मैं नहीं भूलूंगा भारत के जितने भी नागरिक हैं, अशिक्षित हों, गरीब हों, दलित हों, पिछड़े हों, मैं भारतवासी हूं और ये सारे नागरिक भारतवासी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनका सुख और दुख हमारा और सुख और दुख होगा। मैं नहीं भूलूंगा इस बात को कि जब तक यह जीवन है, यह धरती हमारे लिए स्वर्ग है और भारत का कल्याण ही हमारा कल्याण है। और इसी सपने को लेकर के मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, जिस यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में शुरू किया, हम गर्व के साथ कहते हैं आज से 2024 तक वो यात्रा उनकी अनवरत जारी है। एक जमाने में रामधारी सिंह दिनकर ने, आज माननीय वित्त मंत्री जी बात कर रहे थे, आज से 60 साल पहले लिखा था देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। कुछ समझ नहीं पड़ता रहस्य क्या है, जाने भारत में बहती कौन हवा है। धरती के सब पेड़ दीन दुर्बल है, गमलों के ही पेड़ सुदम्य सुदल है। जब तक है यह वह सम्य समाज सड़ेगा, किस तरह एक होकर यह देश लड़ेगा। सबसे पहले यह दुरित मूल काटोरे, समतल पीटों खाइया खड्ग पाटोरे, बहुपाद बटों की सिरा शोर छाटोरे, जो मिले अमृत सबको समान बाटोरे। माननीय पूर्व वित्त मंत्री भारत का भाषण दे रहे थे, वर्तमान की नीतियों के बारे में बता रहे थे।
1960 में रामधारी सिंह दिनकर भारत की स्थिति के बारे में बखान कर रहे थे और ऐसा लग रहा था वर्तमान से कोई इनका संबंध ही नहीं हो। 65 साल इन्होंने राज किया है। 65 सालों के रहते हुए रामधारी सिंह दिनकर की इस पीड़ा को किंचित मात्र भी इन्होंने अगर बदला होता तो शायद ये बातें इन्हें आज दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी होती। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जब सत्ता पर आए तो उनकी प्राथमिकता थी, देश का गरीब हमारी प्राथमिकता होगी, देश का नौजवान हमारी प्राथमिकता होगी, देश की बहनें हमारी प्राथमिकता होगी, देश का किसान हमारी प्राथमिकता होगी। और हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं जितनी नीतियां उन्होंने बनाई, हम नाम पर नाम ले सकते हैं, उनकी उपलब्धियों को गिना सकते हैं। पहली बार जब वो जनधन योजना लेकर के आए थे, आप तो नहीं ला पाए 65 सालों में, आप तो इस बात की चिंता नहीं कर पाए कि इस देश में 53% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। आभारी होना चाहिए इस देश को हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस बात को तय किया कि भारत का एक भी नागरिक जिसके पास एक पैसा नहीं होगा, हम उसे बैंक तक पहुंचाएंगे, बिना ब्याज के पहुंचाएंगे, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलेंगे, उसके अकाउंट में 5,000 रुपया डालेंगे, उसे बचत करने की कला सिखाएंगे, उस देश के विकास में उसकी हिस्सेदारी करेंगे। पीछे बैठकर 65 सालों में आपने अपने देश की नागरिकों को मजबूर किया, बहनों को गांवों के अंधेरे में शौचालय में जाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए आप इस मंच पर खड़े होकर आज भाषण देते हो। महिलाओं की जो बेइज्जती आपने 65 साल में इस देश में की है, और भारत सन के साथ डूबेगा। आपको एहसान होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस देश में स्वच्छ भारत योजना प्रारंभ की। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत का कोई भी महिला, भारत की कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा आज अपने घर से निकल करके रात के अंधेरे में सड़कों पर जाने के लिए, शौचालय के लिए बाध्य नहीं हो सकता। आपको शर्म आनी चाहिए। 65 साल आप सत्ता में रहे, 3,70,00,000 सिर्फ ऐसे घर थे जिनके घर आप पीने का पानी पहुंचा सके। शेष आप बात करते हैं आधे लोगों की, आप 140 करोड़ की जनसंख्या बताते हैं, 140 में 3,70,00,000 घरों को आपने पीने का पानी पहुंचाया था। आपको आभारी होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने शुरू किया जल जीवन मिशन, जिनके नेतृत्व में आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 14 करोड़ घरों में हमने पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है। आपको शर्म नहीं आती? इस देश की 90% जनसंख्या इलाज नहीं करा पाती थी, चिकित्सा तक उसकी पहुंच नहीं होती थी, इलाज कराने में वो गरीबी रेखा के नीचे चली जाती थी, उसके घर बिक जाते थे, उसकी जमीनें बिक जाती थी। आप उसकी चिंता नहीं करते थे। चिंता अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसने तय किया इस देश का कोई भी गरीब पैसे की कमी के नाते मरेगा नहीं। आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई, 50 करोड़ नागरिकों को आच्छादित किया गया और हम गर्व के साथ कह सकते हैं पिछले 7 सालों के अंदर, पिछले 5 सालों के अंदर 7 करोड़ 34 लाख लोगों ने अस्पताल में इलाज कराया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करता हूं। यह रिपोर्ट है स्टैंडर्ड ऑफ पुअर की। चुनाव जब चल रहा था, चुनाव का निर्णय आने वाला था, 29 मई को यह रिपोर्ट आई थी। यह छोटी मोटी संस्था नहीं है, पूर्व वित्त मंत्री इसको नकार नहीं सकते। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उन्होंने भारत की रेटिंग बढ़ा दी। 2009 में भारत की रेटिंग BBB माइनस नेगेटिव थी, आपकी सरकार थी। 2012 में भारत की रेटिंग BBB माइनस नेगेटिव थी, आपकी सरकार थी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में आए, आते ही मान रेटिंग 4 महीने के अंदर बदल गई, BB माइनस से और BB स्टेबल हो गई। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं 29 मई 2024 को घोषणा किया स्टैंडर्ड पुअर ने, और भारत की रेटिंग BB माइनस स्टेबल से बदल करके BB माइनस पॉजिटिव कर दिया। और महोदय, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा करते हुए स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, मैं उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। उन्होंने लिखा कि भारत को मजबूत आर्थिक विकास ने भारत की ऋण ग्राह्यता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस सुदृढ़ आर्थिक ढांचे का
आने वाले 2-3 सालों में विकास की गति पर बहुत प्रभावी असर पड़ने वाला है। उन्होंने लिखा, सरकार ने अपने खर्चे के स्वरूप और उसके वितरण को पूरी तरह से बदल दिया है और बढ़ता हुआ हिस्सा अवस्थापना विकास पर खर्च किया जा रहा है। आने वाले समय में यह भारत की जड़ता को समाप्त कर देगा और भारत को विकास की बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। उन्होंने लिखा, लगातार नीतिगत स्थायित्व से, गहराते हुए आर्थिक सुधारों से और उच्च दर के अवस्थापना सुविधाओं के निवेश से भारत लंबे समय तक विकास की संभावनाओं को बनाते रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था, पहला तमाचा जो आपके ऊपर है, जो आरोप हम लोगों के ऊपर आप लगाते हैं, उस कंपनी ने लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था ने कोविड की आपदा के बाद बहुत प्रभावशाली ढंग से वापसी की है। पिछले 3 सालों में भारत के वास्तविक आर्थिक विकास की दर और सकल घरेलू उत्पादन का क्षेत्र में सर्वाधिक 8.1% की औसत से वृद्धि हुआ है। भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सीट पर बैठकर बात न करें, सर्वाधिक विकासशील है अपनी अपनी और सीटों पर जाए। कि आने वाले 3 सालों में यह विकास की दिशा और गति बनी रहेगी। और नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में जीवीएल नरसिम्हा राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देश के सभी वर्गों ने कल के बजट को, माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार के बजट को स्वागत किया है। श्रीमती निर्मला सीतारामन जी के द्वारा प्रस्तुत किया इस बजट को एक गरीब, किसान, मध्यम वर्ग का समर्थक बजट के रूप में पूरे देश इसको देख रही है और शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया और एक विकसित भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है उसको साकार करने वाली एक बजट के रूप में पूरे देश इसको देख रही है। और एक संतुलित विकास, एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। यह मोदी सरकार के, मोदी जी के 2014 के अब तक आप सभी बजट को देखिए, एक संतुलित विकास और पिछड़े राज्यों को विशेष ध्यान देने की बात, ये मोदी जी के सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल के एक प्रमुख विजन का एक प्रमुख हिस्सा था। बैलेंस्ड डेवलपमेंट हैज बीन द फोकस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी's governance all through the past 10 years. It has found a mention, as far as I recall, in every budget in the last 10 years. Special focus to be given to backward states, particularly to the eastern region, to ensure that we are able to achieve balanced development. And this budget is a continuation of that effort by Honorable Prime Minister Modi ji. And that is the reason why some states have been, while the budget with a more than 48 lakh crore overall budget expenditure, it gives focus to every section of the society and every state in the country. But some special allocations have been made to some states, keeping in view their developmental needs and their long neglect and how they are not able to catch up with the development in many other parts of the country. So given this background, the Congress and Indie Alliance's opposition to the budget, it actually reveals their political frustration and it shows their negative attitude towards some backward states which need special development, special focus. ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा जो बजट की जो आलोचना और जो बजट का विरोध किया जा रहा है, यह उनकी एक बौखलाहट और उनकी निराशा को दर्शाती है, ना कि ये बजट के ऊपर किसी प्रकार की एक कोई विचार विमर्श के रूप में हम नहीं देखते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी की एक मैनिफेस्टो का एक पेपर आपको मैं दिखाना चाहता हूं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो। दिस इज a page which was released with great fanfare. I don't know whether they read their manifestos. This is a
this is a section on federalism, center and state relations. This talks about Congress party's commitment to Andhra Pradesh. It says we will give a special category status to Andhra Pradesh as promised in 2014. No other state finds a mention in entire Congress party manifesto except the state of Andhra Pradesh. Apart from this, there are two UTs which are mentioned, but no other state finds a mention because Andhra Pradesh certainly needs a special assistance because of the ravages of division, bifurcation, and Congress party's neglect of Andhra Pradesh despite coming to power for 10 years from 2004 to 14 only because of the support from Andhra Pradesh. I think Congress party betrayed people of Andhra Pradesh. कांग्रेस पार्टी ने आंध्र की जनता के साथ बड़ा धोखा किया था। सरकार में आए आंध्र की केवल और केवल ये हमारे सरकार में अभी हमें 240 अपने बलबूते पर है। हम किसी एक राज्य की संख्या पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी निर्भर नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह आंध्र प्रदेश में समर्थन के कारण 2 बार बनी है। आपने क्या किया? आपने आंध्र प्रदेश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया है और अब उससे बचने के लिए आप इस प्रकार के खोखले प्रॉमिसेस करते रहते हैं अपने मैनिफेस्टोस। द रीजन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज नॉट बिकॉज कांग्रेस पार्टी हैज एनी ग्रेट लव और any love towards people of Andhra Pradesh. They do realize that they betrayed people of Andhra Pradesh, and that betrayal, they cannot get out of it. And they've still been reduced to 1% party in Andhra Pradesh. आज भी कांग्रेस पार्टी जिस राज्य की मदद से 2 बार केंद्र में सरकार बनाई 2004-09 में, आज आंध्र प्रदेश में उनकी हालत 1% से कम है। और मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आंध्र की जनता आपको कभी भी भविष्य में भी माफ नहीं करेगी। So this is again a local manifesto released by the Congress party, which again talks about this. So you have yourself mentioned Andhra Pradesh because you realize Andhra Pradesh needs special assistance. So we have given in this budget, Honorable Prime Minister and Honorable FM have provided some financial assistance through multilateral agencies to Andhra Pradesh, only to help a state which has been left without a capital because of the Congress party's hurried actions in 2014, only to get a political benefit out of state bifurcation. वो benefit तो मिला नहीं, that benefit they never got and they will never get because it was a purely a political game that they employed. आंध्र प्रदेश and अब देखिए केवल आंध्र प्रदेश और बिहार की बात नहीं है। In this budget there is a mention of how states are going to benefit, how Purvodaya plan. A Purvodaya plan includes all the states in the eastern corridor. It includes West Bengal, it includes the states of Bihar, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, because that's the western belt. A Purvodaya plan which will help us to make investments, which will allow government to make investments in infrastructure, in HRD, in education, so on and so forth, and creating better employment opportunities. As I mentioned earlier, this has been a part of the continued policy of the government of India under leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. तो आंध्र प्रदेश और बिहार को थोड़ी सी मदद इस बजट के द्वारा दिया गया। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन को क्यों इससे दर्द है, क्यों आप सह नहीं पा रहे हैं, क्यों कांग्रेस बिहार विरोधी, आंध्र विरोधी और विकास विरोधी साबित होना चाहती है? क्या इंडी गठबंधन देश के किसी हिस्से को विकसित होते हुए क्या पचा नहीं सकती है? Is the Congress party unable to accept the fact that parts of the country which have not got development, they need some assistance, and if they are able to come up through this assistance, why does it pain the Congress party and Indy alliance? Is it because you are anti-development?
Your entire politics depends only on hardcore politics and not based on any vision for development. Rahul Gandhi and Congress party must apologize. It's my demand. They must apologize to the people of Andhra Pradesh, to the people of Bihar, for making mockery of the budget, special budget announcements for these states. आंध्र प्रदेश और बिहार के जनता का मजाक करने के लिए, उनके खिलाफ आप आवाज उठाने के लिए, ये मेरी मांग है कांग्रेस और गठबंधन, इंडी गठबंधन, इन राज्यों की जनता से माफी मांगे, क्योंकि नहीं तो हमें लगेगा कि आपको केवल राजनीति में रुचि है, लेकिन देश के विकास आपका लक्ष्य नहीं है. But the real problem I mentioned, the real problem for the Indy Alliance and the Congress party is they were hoping that this government would not last very long. Immediately after the elections, they made particular efforts to try and break the NDA coalition. Today they find they failed on day one. They failed subsequently in different opportunities in Parliament. And today they feel their hope of dividing NDA is not going to happen, is not going to come true. और एसएसबी ने भर्ती नियमों में बदलाव करके पूर्व अग्निवीरों को बल में नियुक्ति के लिए आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षा में रियायत देने का निर्णय लिया है. आपको बता दें कि एसएसबी महानिदेशक ने कहा कि इस निर्णय से लाखों पूर्व अग्निवीरों को आजीविका और बलों को प्रशिक्षित मैन पावर मिलेगी. सशस्त्र सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है. ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है. इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है. इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो नहीं किया जाएगा. तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. नमस्कार.